आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने उद्यमियों से सरकार द्वारा जल्द ही शुरू किए जाने वाले 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड और फंड्स का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया है और दावा किया है कि यह तेलंगाना के अगले दशक के नवचार की आधारशिला होगा। आज यहां टी हब में गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब के शुभारंभ के अवसर पर स्टार्टअप संस्थापकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2034 तक हैदराबाद स्थित कम से कम 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाएंगे और उनमें से 10 सुपर यूनिकॉर्न होंगे। इस कार्यक्रम में भारत के पहले गूगल ब्रांडेड जीएफएस हब का शुभारंभ किया गया, जिसे तेलंगाना के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चुनिंदा एआई फर्स्ट स्टार्टअप के लिए पूरा साल मुफ्त कोवर्किंग सीटें और निवेशकों तक विशेष पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आईटी मंत्री श्रीधर बाबू, वरिष्ठ अधिकारी और गूगल के अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज सूर्यापेट जिले के नुटंगल मंडल के लिंगमपल्ली गांव में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में बीआरएस कार्यकर्ता उपल्ला मुलैया की हत्या की निंदा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की और घोषणा की है कि पार्टी कांग्रेस की हत्या की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। रामाराव ने मलैया की मौत पर गहरा सदमा व्यक्त किया। वही आरोप है कि मंगलवार रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ द्वारा कथित तौर पर लाठी पत्थर से किए गए हमले में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। बीआरएस मंडल अध्यक्ष मुन्ना मलैया यादव और 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रामाराव ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का सामना करने में असमर्थ कांग्रेस अब शारीरिक हमलों का सहारा ले रही है। यह उसके पूर्ण पतन और हार के भय को दर्शाता है। उन्होंने कहा और चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करके अराजकता फैलाती है तो बीआरएस चुप नहीं बैठेगी। तेलंगाना सरकार ने विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया। इसका लक्ष्य 2047 तक राज्य को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलना है, जिसमें 2034 तक $1 ट्रिलियन का अंतरिम लक्ष्य रखा गया है। इस डॉक्यूमेंट में कई मुख्य रणनीतियों के साथ लक्ष्यों को हासिल करने का रोड मैप बताया गया है, जिसमें मुख्य रणनीति राज्य को 3 सेक्टर विशिष्ट क्षेत्रों में बांटना है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आगामी भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के समापन सत्र के दौरान विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। डॉक्यूमेंट के अनुसार कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी की सीमा 160 किलोमीटर के आउटर रिंग रोड के रूप में परिभाषित की गई है, जिसके अंदर एक नेट जीरो केवल सर्विस सेक्टर वाला महानगर होगा। दस दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडिगो संकट पर जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा क्यों ही होने दी। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अन्य एयरलाइंस को 39 से 40 हज़ार रुपये तक किराया बढ़ाने की छूट कैसे मिल गई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि आप इतने समय से क्या कर रहे थे। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट से न केवल यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि यह सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। आज के समय में यात्रियों का तेज और सुचारू आवागमन अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंडिगो संकट के लिए जांच कमेटी बन गई है, इसलिए इस वक्त हम इस संकट की वजह को लेकर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं। डीजीसीए सरकार कमेटी बिना कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर फैसला ले। इंडिगो संकट को लेकर अब डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियामक भी केंद्र सरकार की जांच के रडार पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक विजयानंद द्वारा टीपू जयंती के राज्य प्रायोजित उत्सव को फिर से शुरू करने की आधिकारिक मांग पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि वे इसे क्यों मनाना चाहते हैं। क्या वे उस व्यक्ति का जश्न मनाना चाहते हैं जिसने अपने शासन काल में कन्नड़ भाषा को फारसी से बदल दिया था। इसके वजह से सेलिब्रेट करना चाहता है। उन्हें कन्नड़ को हटा करके पर्शियन भाषा को लागू किया था टीपू उनका ज़माना में, उसके वजह से सेलिब्रेट करना चाहता है क्या। देवट्टी परंबू नाम सुना है क्या। कोडगू जिला में देवट्टू परंबू एक गांव है, वहाँ कम से कम 15,000 लोगों को कत्ल किया, हिंदुओं को नरसंहार किया। उसके वजह से कांग्रेसियों ने सेलिब्रेट करना चाहता है क्या।
मंगलूर में एक तालाब है, उस तालाब का नाम नेत्तरू केरे, मतलब खून का तालाब। किसका खून? क्रिश्चियनों को खून। कौन ऐसा खून बहाना? टीपू सुल्तान ने बहाना। उसके वजह से सेलिब्रेट करना चाहता है क्या? मलबार में, मेलकोटे में हिंदुओं को कत्ल किया, उसकी वजह से सेलिब्रेट करना चाहता है क्या? मुझे लगता है कांग्रेस कन्नड़ी लोगों को धोखा कर रहा है। कांग्रेसियों ने एसटी कम्युनिटी को धोखा कर रहा है। कौन मदकरी नायकों को मारा, उनको सेलिब्रेट करना चाहता है। ऐसा द्रोहियों को, मतांध लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए हम मौका नहीं देंगे। उन्होंने उन जमाने में मैसूर को नाम बदल करके नजराबाद रखा। कौन रखा? नजराबाद टीपू ने रखा। ऐसा मंगलूर का नाम जमालाबाद रखा। बेंगलुरु, देवनहल्ली, चित्रदुर्गा, हर जिला का नाम, तुमकुर का नाम भी बदल लिया था। उनको मारा ब्रिटिश। यह काफ़ी बड़ी खबर है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने सीएम और डिप्टी सीएम से अपील की है कि वे सिर्फ गारंटी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। आज बेलगावी में मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीएलपी बैठक में गारंटी योजनाओं में बदलाव के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सीएलपी बैठक में चर्चा किए गए सभी मुद्दों पर बाहर मीडिया के सामने चर्चा नहीं की जा सकती है। सीएम बदले या कैबिनेट में फेरबदल के बारे में हाईकमांड जो भी फैसला करेगा वही होगा। वही एसआईटी जिसने धर्मस्थल गांव में कथित तौर पर किए गए अपराधों के शवों को दफनाने के मामले की जांच की थी, उसने 20 नवंबर को बेलथंगड़ी जेएमएफसी कोर्ट में एक शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी जिसमें इसे एक साजिश बताया गया। इस बारे में पूछे जाने पर सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने चार्जशीट नहीं देखी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज इस बात से इनकार किया है कि उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार के बारे में कोई जानकारी है। थरूर ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी भी पुरस्कार की जानकारी नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, आयोजकों द्वारा मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित करना गैर जिम्मेदाराना है। इसके बावजूद आज दिल्ली में कुछ मीडिया संस्थान वही सवाल दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं इस मामले को स्पष्ट करने के लिए यह बयान जारी कर रहा हूँ। पुरस्कार के स्वरूप, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी के अभाव में आज कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। नई दिल्ली में आज वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा, जिसमें उच्च श्रेणी ग्रामीण विकास सोसाइटी नीति निर्माताओं, सामाजिक नेताओं, विद्वानों और नागरिक समाज के सदस्यों को समाज में परिवर्तनकारी योगदान को मान्यता देने के लिए एक शाम के लिए एक साथ लाएगी। महाराष्ट्र से शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी सीरियस ड्रामा आर्टिस्ट हैं। कभी सीईसी चयन समिति पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वोटर्स पर, कभी सीसीटीवी पर, कभी एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर चुनाव जो आप हारते हैं और ऐसे झूठे नैरेटिव फैलाते हैं, आपको वंदे मातरम जैसी जरूरी बहस में भी हिस्सा लेना चाहिए। राहुल गांधी एक सीरियल ड्रामा आर्टिस्ट है। कभी कभी सवाल उठाते हैं सीईसी के सिलेक्शन कमेटी पे, तो कभी ईवीएम्स पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, तो कभी वोटर्स पे, कभी सीसीटीवी फुटेज पे, तो कभी एसआईआर पे। मुझे पूछना है कि हर इलेक्शन आप हारते हैं और आप आते हैं ऐसे फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने। शायद आपको कभी कभार महत्वपूर्ण डिबेट्स में भी शामिल रहना चाहिए, जैसे कि वंदे मातरम में जो हुआ। जो नेशनलिज्म को लेके आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं और सिर्फ फॉल्स नैरेटिव्स पे ही आपकी प्रतिक्रिया रहती है, तो आप एक ड्रामा आर्टिस्ट है राहुल गांधी जी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही एआईएडीएमके आज चेन्नई के बाहरी इलाके वनगरम में अपनी अहम कार्यकारी समिति और आम परिषद की बैठक करेगी। इन दोनों बैठकों को पार्टी के लिए एक निर्णायक क्षण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो बढ़ते राजनीतिक चुनौतियों के बीच खुद को फिर से संगठित करने और अपनी चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद AIADMK अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है और उससे कई चुनावी झटके और अंदरूनी उथल पुथल का भी सामना करना पड़ा है। यह पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, एक व्यापक मेगा गठबंधन बनाने के लिए और क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाकर गठबंधन का विस्तार करने की भी उम्मीद कर रही है। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि पलास्वामी पर संगठन को एकजुट करने, गुटबाजी के मुद्दों को सुलझाने और मतदाताओं के सामने एक मजबूत चेहरा पेश करने का दबाव बढ़ रहा है। इस राजनीतिक रूप से गहमागहमी वाले माहौल में इन बैठकों का महत्व और बढ़ जाता है। वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि कार्यकारी समिति और आम परिषद से पार्टी की चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा करने, संगठनात्मक बदलाव को अंतिम रूप देने और कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने की भी उम्मीद है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।